हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए ऑपोजिशन ने सेनेट में आवाज उठा दी। सेनेटर आजम सवाती ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बानी और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी। एहतजाज की कॉल के बाद मुज़ाकरात की दावत देना हुकूमत की सियासी चाल या वाकई हुकूमत ऑपोजिशन को रिलीफ देना चाहती है, इस पर तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा मुल्की सियासी सूरत हाल में अफरा तफरी कम ना हो सकी। आजाद कश्मीर इलेक्शन के मामलात पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। क्या कश्मीर में हुकूमत साजी से पहले दोनों जमातें मुतहद हो जाएंगी? नवाज शरीफ का कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतल्लिक मरी में अहम इजलास। क्या फैसले किए गए? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तरफ से एहतजाज की कॉल पर 20 लाख लोग इकट्ठे हो सकेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कौमी अवार्ड्स की नामजदगियों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान मुसलसल नजरअंदाज होने लगे। अवार्ड्स की नामजदगियों सिर्फ पंजाब से ही क्यों की गई? अवार्ड की नामजदगियों पर शदीद अवामी रद्द अमल के बाद कमेटी ने नाम दोबारा मंगवाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अवार्ड कमेटी दोबारा नामों पर नजरसानी करने जा रही है। इस बारे में कमेटी चेयरमैन एहसन इकबाल से क्या गलती हुई, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद मालिक। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए भैया, जो सियासी डायलॉग होता है ना या बातचीत होती है, इसमें इंसानी हमदर्दी पावर पॉलिटिक्स में नहीं होती। जब पीटीआई का अरूज था, हमदर्दी थी दूसरों के लिए नहीं थी। अब इनका अरूज है, इनकी भी कोई हमदर्दी नहीं है। अब आसिम सवाती साहब इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर मुलाकातें मांग रहे हैं, कोई गौर खान साहब दूसरे इंसाफ की बुनियाद पे मांग रहे हैं, कोई ब्लो हॉट कर रहा है, कोई ब्लो कोल्ड कर रहा है। जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो भी कहते हैं मुलाकात की बात करें, लेकिन साथ ये भी कह देते हैं जिन्होंने अगवा किया वो जिम्मेदार होंगे, अदलिया को भी रगड़ दिया। सो क्लियरली एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पीटीआई बात नहीं कर रही और एक पोजीशन ऑफ यूनिटी से भी बात नहीं कर रही। इनके आपस के इख्तलाफात, चाहे हेल्थ का इशू है उसको कैसे हैंडल करना है आपस के। अब आज देख लें, आज फॉर एग्जाम्पल अभी तक जो झगड़ा हुआ था सेनेटर मिशाल यूसुफजई का और सलमान अकरम राजा साहब का, आज उसमें पंजाब बाहर से भी स्टेटमेंट आ रही है सलमान साहब के हक में, ये वो। तो ये तो पहले इंटरनल मामला तो सॉर्ट आउट करें। इनका इससे कोई प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर और किसी और के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है इनका। तो बातचीत तो प्रेशर के तहत होती है जहां कोई गिव एंड टेक हो। अभी तो गिव वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही कि व्हाट डज पीटीआई हैव टू ऑफर। पहले भी कॉल्स आई हैं, 27 की जो कॉल है उसपे भी बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। गौर खान साहब भी कहते हैं कि जी मुलाकात हो जाएगी, तो अगर खान साहब कहेंगे तो हम उसके मुताबिक चलेंगे। वो जो शफी जान है मेरे शोज में और भी जगह उन्होंने बहुत बारी कहा है कि जी हमारी मुलाकात हो जाए, खान साहब कहेंगे तो हम सितंबर के बजाय अगस्त में आ जाएंगे और वो कहेंगे तो हम सितंबर में भी नहीं आएंगे। सो इट्स वेरी मिक्स्ड मैसेजिंग। तो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट अभी कोई रवैये बदलेंगे, बिकॉज रवैये ताकत में मजबूरी से बदलते हैं, कोई खुशी से कोई अपना रवैया नहीं बदलता। तो अभी मुझे कोई वजह नजर नहीं आ रही कि गवर्नमेंट या पावर मालिक साहब के चले हम फर्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। आपको उसमें कोई ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है कि चले रिहाई तो अभी बहुत दूर नजर आ रही है, या जो जैसा कि पीटीआई खुद कहती है कि हम चाहते हैं फेयर ट्रायल्स हों और फिर उसके थ्रू जो है वो खान साहब की रिहाई हो, लेकिन एक्सेस की बात बार बार पीटीआई कर रही है और अब तो एक्सेस भी जो है वो मिलना मुश्किल हो गया। उसमें कोई ब्रेक थ्रू नजर आएगा? ये जो प्रेशर की आपने बात की, क्या ये 27 की डेट देना ये एक प्रेशर टैक्टिक है और क्या हुकूमत इसको सीरियसली ले रही है और उसके नतीजे में कोई ब्रेक थ्रू हम देख सकते हैं? हुकूमत सीरियसली नहीं ले रही है कि पहली दफा कोई डेडलाइन नहीं आई। और देखिए, एक्सेस ही तो पूरी गेम का नाम है। पीटीआई की मुश्किलात या उनका जितना फ्रैक्चर हुई भी है पार्टी, वो कब हुई? जब एक्सेस डिनाई हुआ सडनली, बिकॉज इतनी पावर टर्फ चल रही है आपस में, कोई किसी को जगह नहीं लेने देता कि कौन खान साहब के बयानिया किसके थ्रू आएगा तो उसको सच माने। एक छोटी एग्जांपल यह है कि जब ब्लड प्रेशर की बात आई तो खुद अलीमा बीबी ने बाद में माना कि हाँ, मुझे बुशरा बीबी की फैमिली के थ्रू मैसेज मिला था, 2 दफा मुझे बताया गया कि उनको ब्लड प्रेशर का इशू है।
और फिर इन्होंने कहा कि, और फिर पार्टी ने कहा नहीं इसको दबा दो, इस पर बात ना करो। वो इसलिए नहीं था कि ब्लड प्रेशर की फिक्र नहीं थी, फिक्र ये थी कि अगर आज बुशरा बीबी के फैमिली के थ्रू एक मैसेज आता है और उसको हम सच मान के उस पर एक स्टैंड ले लेते हैं, तो कल को अगर उनकी फैमिली के थ्रू कोई पॉलिटिकल मैसेज आया फिर वो भी मानना पड़ेगा। कोई किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं एस्टैब्लिश करना चाहता। ये ब्लड प्रेशर की खबर जब वहां से आई उनकी बेटी के थ्रू, तो इन्होंने क्यों नहीं मानी? इसलिए कि वो क्रेडिबिलिटी हो जाएगी कि जी वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ रही है, फिर अगली बारी जो सियासी हुक्म आएगा तो फिर वो जरिया बन जाएगा सियासी हुक्म या हिदायत आने का। तो यहाँ तो इस हद तक इनके रिफ्ट चल रहे हैं, इसलिए मुझे कोई प्रेशर नहीं है। और देखिए एक्सेस सबसे बड़ी कंसेशन इसलिए है क्योंकि सारे मसले कहाँ से पड़े हैं। किसी हर जिससे भी बात करें वो जी इमरान खान साहब की जब हदायत आएगी फिर हम उस पर अपने बड़े फैसले करेंगे। तो जब आपने एक्सेस दे दिया तो ये जो कंफ्यूजन पड़ी हुई है सारी पीटीआई के अंदर, आधी से ज्यादा कंफ्यूजन तो यही खत्म हो जाएगी। कल अगर उनकी फैमिली मिलती है, कल उनके वकला मिलते हैं, तो ये जो स्ट्रैटेजी है इनकम्युनिकाडो रखने की और उसकी वजह से जो इंतशार रोज बरोज बढ़ता है पीटीआई के अंदर, ये उस एक्सेस के डिनायल की वजह से है। सो अगर एक्सेस गवर्नमेंट दे देगी तो आधे मसले आपके पीटीआई की कंफ्यूजन सॉर्ट आउट हो जाएगी, और अगर आधी कंफ्यूजन सॉर्ट आउट हो जाती है तो पीटीआई एक बेहतर पॉलिटिक्स कर सकती है, बेहतर ऑपोजिशन कर सकती है। तो गवर्नमेंट क्यों अपने हाथ काटेगी? इसलिए मुझे लगता है कि जो हाँ पर हम बिल्कुल, मैं एक्सेस के हक में हूँ, आप भी इसके हक में हैं। हर नॉर्मल आदमी कहेगा यार ये क्या बात है, क्यों ना एक बंदे को उसकी फैमिली मिले, क्यों ना एक बंदे को उसके डॉक्टर्स मिले, क्यों ना एक बंदे को उसके लॉयर्स मिले। लेकिन मैंने कहा ना, पावर पॉलिटिक्स में दिल नहीं होता, इसमें खाली स्ट्रैटेजी होती है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और देखना ये होता है कि किस तरह आप ज्यादा से ज्यादा जद पहुंचाएंगे अपने अपोनेंट को। तो ये एक्सेस कंसेशन नहीं है। इस एक्सेस देने का मतलब है कि सरकार को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ऑफ काउंटरिंग इमरान खान फिर कोई नई स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी। तो वो क्यों करेंगे? मुझे तो कोई इसमें नरमी या गुंजाइश होती नजर नहीं आती। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर जो सवाल रबिया ने भी किया, मैं थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीके से पूछना चाहूँगा आपसे कि कहाँ 1-2 साल पहले वो आ रहे थे रिहाई कराने के लिए, बड़ा 10-12 हज़ार बंदा लेके आए, अली अमीन गंडापुर साहब आए, बुशरा साहब आई, वो वसीयतें करके आए हमारे जनाजे पढ़ लेना, मारो मर जाओ, कफन पहन के आए। बुशरा साहब ने भी कहा कि जनाब बगैर खान साहब को रिहा कराए नहीं जाएंगे। वो सारा प्रोसेस हम साहब ने देखा। अब वो रसाई तक आ गए हैं जिस पे हुकूमत भी उनका बाज़ वक़्त कौमी असम्बली में जाता आता रहे तो आप भी आते जाते रहते हैं, मजाक उड़ाती है कि कहाँ जी आप खान की रिहाई चाहते थे, रसाई तक आ गए। ये यहाँ तक कैसे पहुंची है पीटीआई सर के रिहाई से रसाई तक? ये इसीलिए पहुंची है जो इन्होंने एक्सेस डिनाई किया है। अच्छा। और जब इन्होंने राब्ता काटा है इमरान खान का अपनी लीडरशिप के साथ, अपने लोगों के साथ, उससे इन कंफ्यूजन पड़ी है। इसलिए तो मैं रबिया को यही कह रहा था कि ये रिहाई जी है ना, एक्सेस, ये मेरे नजदीक गवर्नमेंट के लिए रिहाई से बड़ा मामला है। एक्सेस का मतलब है कि आधी रिहाई आपने कर दी। अगर आपने एक्सेस दे दिया और उनकी हिदायत जानी शुरू हो गई, कांस्टेंट एक इंटरेक्शन हो रहा है हर पॉलिसी के ऊपर, हर मसले पे, तो पीटीआई का जो कंफ्यूजन है आधे ज्यादा तो क्लियर हो जाएगा। वो क्यों करेंगे? वो आपने जो बात की ना, रिहाई से रसाई तक बात आ गई है। लेटेस्ट एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप है। याद है जब उसने जंग शुरू की थी, उन्हें कहा था 2 हफ्ते में रेजीम चेंज हो जाएगी, मिसाइल तबाह हो जाएगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, घुटनों पर लग जाएगा और मैं डिसाइड करूंगा अगला इनका स्पिरिचुअल लीडर कौन बनेगा। और वहां बात कहाँ आके खत्म हो रही है, यार हुर्मुज खोल दो। तो वीक कौन हुआ है? ट्रंप हुआ है या ईरान हुआ है? यहाँ पे वीक पोजीशन जो हुई है ओवर द मंथ्स, ये हुई है इंतशार की वजह से, आपस में इख्तलाफात। आप मुझे बताएं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को शंदाना भी रगड़ रही हैं, अपना मशाल भी रगड़ रही हैं। केपी के जो प्रेसिडेंट जुनेद अकबर वो कह रहे हैं हाँ अभी सियासत नहीं आती, इसको आ जाएगी सियासत। ये पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से बात हो रही है। फिर बुशरा बीबी कैंप वर्सेस हलीमा खान कैंप, फिर पंजाब पीटीआई वर्सेस केपीआई पीटीआई, फिर केपी पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग, फिर पंजाब की अपनी ग्रुपिंग। सो जहां इतना इंतशार हो उसमें आपने तड़का लगा दिया कि एक्सेस बिल्कुल नहीं है, तो क्यों को चेंज करेगा? जब तक या सड़क बहुत गर्म हो जो पीटीआई से नहीं हो रही, इंटरनेशनल प्रेशर हो, इंटरनेशनली तो इस वक्त गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट तो दे आर राइजिंग वेरी हाई। आपको हम सबसे, मेरे तो आप वर्चुअली तौर पर मेरे एडिटर रहे हैं द न्यूज़ में, बड़ा कुछ सीखा है मैंने आपसे, डांटे भी बड़ी खाई हैं। आप ज़्यादा पॉलिटिक्स को, इन तमाम जो करैक्टर्स हैं सबको जानते हैं। आप सलमान अकरम राजा साहब को भी जानते हैं।
सलमान अकरम राजा साहब पॉलिटिक्स में आने से पहले एक बहुत बड़े वकील, बड़ा नाम, रीजन, लॉजिक, आर्टिकुलेशन, वी ऑल वर हिज एडमायरर, बहुत सारे लोग अब भी होंगे। अब जब से वो पार्टी में गए हैं, सेक्रेटरी जनरल वो लगे हैं, मैंने तो खैर उनको निकनेम ये दिया था मैं कि वो अपने आप को वो गोरबाचोव या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया के वो सेक्रेटरी जनरल समझ बैठे, पोलिट ब्यूरो के। उन्हीं का वही स्टाइल है, गुस्से में रहते हैं, मतलब वो शट अप कॉल देंगे, किसी को झाड़ देंगे, किसी को फलां कर देंगे। आप उनकी इस चेंज को कैसे देखते हैं कि सियासी आदमी तो जरा गुस्से को ठंडा रखते हैं, जैसे आपने कहा हर बंदे से उनकी लड़ाई, हाउ डू यू मतलब इवेल्युएट हिम, आप उनको कैसे इवेल्युएट करेंगे एज ए सेक्रेटरी जनरल कि वो किस तरह के साबित हुए पीटीआई के लिए? देखिए, मैं अपना रऊफ आपसे एग्री करता हूँ, वो एसेंशियली एक पॉलिटिशियन नहीं है। ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर। Yes. और मैं तो स्कूल में भाई भी इनके ऊपर एक आधा जूनियर थे इनसे, स्कूल में भी ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड एवरीथिंग। वो बंदा बड़ा क्लियर हेडेड है, बड़ा सॉलिड है, इंटेलेक्चुअल है, लॉयर है। लेकिन जस्ट बिकॉज आप एक फील्ड में एक्सेल करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली आप हर फील्ड में एक्सेल करेंगे। पॉलिटिक्स बड़ी मुश्किल चीज है, इसमें गुस्सा दिखाने के बजाय बहुत ज्यादा आपको पीना पड़ता है, इसमें डांटने के बजाय आपको डांट का डर रखना पड़ता है। तो डेफिनेटली एग्री विद यू कि वो पॉलिटिक्स अभी तक तो उनका कप ऑफ टी नहीं है। इज अ वेरी स्मार्ट मैन, गुड मैन, लेकिन क्या वो कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स या पावर पॉलिटिक्स के लिए तैयार हैं? मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो पावर पॉलिटिक्स वाला उनका टेम्परामेंट है। अच्छा, दूसरा ये अभी आपने भी बात की कि आपको लगता है ट्रेडिशनली तौर पर, मैं पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, आप उसको बेहतर समझेंगे, कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा सेंचुरी इश्यूज रहे हैं। मैं डिटेल में नहीं जाता, सब लोग समझते हैं। वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं कि पंजाब वर्सेस खैबर पख्तूनख्वा। पीटीआई में नज़र आता है कि ये पीटीआई जो ये पेशावर है या केपी है, वो आज भी पंजाब की लीडरशिप की डोमिनेशन को नहीं मानती, रेजिस्ट करती है। और इसलिए आप देखें अलीमा खान साहबा हूँ या सलमान अकरम राजा साहब, उनके तमाम के साथ फटे हुए हैं वहाँ पे ये केपी में। वो आप मतलब टॉप से बॉटम तक देख लें, अली अमीन गंडापुर साहब से देख लें, शेर अफजल मरवत से देख लें, उमर अयूब से देख लें, फिर इसके बाद शांतना गुलजार साहबा से देख लें, इवन बैरिस्टर गौर के साथ सलमान अकरम राजा साहब की, फिर जुनैद अकबर साहब के साथ हुई, असल नेम एनीवन। आप इसको उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि जो पुरानी सदियों से ये चले आ रहे हैं दोनों रीजन्स की, या कोई नई चीज है जो आपको नजर आ रही है इस पार्टी में सर, कि वो नहीं एक्सेप्ट करते केपी वाले उनकी डोमिनेशन को, वो अलीमा खान साहबा हूँ या इनकी इनके दो तीन मुख्तलिफ वजूहात हैं। देखें, वो एक अलग चीज है, वो दूसरी हकीकत है। लेकिन मेरा ख्याल है उससे ज्यादा यहाँ पे दो फर्क ये हैं कि इन लोगों की पास्ट एसोसिएशन नहीं थी। पॉलिटिक्स के अंदर आपके जाती ताल्लुकात, आपकी पुरानी रफाकत बहुत मैटर करती है। ये सारे चिल्ड्रन ऑफ इवेंट्स हैं। आपको याद होगा कि जब सलमान अकरम राजा साहब जब बने सेक्रेटरी जनरल, उससे पहले सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट भी केपी के पास थी, प्रेसिडेंट की पोस्ट भी केपी के पास थी, तमाम की जो ओहदे थे सारे केपी के पास थे। रगड़ा सबसे ज्यादा पंजाब में पीटीआई को लग रहा था। उस वक्त बड़ी ये कंप्लेन होती थी कि यार मारे हम खा रहे हैं, सब कोई रगड़ा हमें लग रहा है। वहां पे सारे हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, कंफर्टेबल भी हैं, जिसके ऊपर 800 मुकदमे हैं वो भी खुला फिर रहा है पेशावर में, हमारे पे 2 मुकदमे होते हैं, हम छुप के फिर रहे हैं। लेकिन पार्टी के जितने ऑफिसेज हैं वो सारे केपी के अंदर हैं। और मेरा ख्याल है जब सलमान अकरम राजा साहब को लगाया है इमरान खान ने, उनके दिमाग में ये बात होगी कि चले मैं सेक्रेटरी जनरल यहाँ से ले लेता हूँ। और सलमान अकरम उनके लॉयर थे, उनको कंफर्टेबल थे कि जी सियाना आदमी है, सेंसिबल आदमी है और नॉन कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट आदमी है, तो ये चला देगा। ये आए भी उसी रिफ्ट की वजह से थे। ये पंजाब को पोस्ट गई थी कि ये सेक्रेटरी जनरल की एक की पोस्ट जो है पंजाब पीटीआई को जानी चाहिए। अब उसमें क्या इससे हम बहस कर सकते हैं कि क्या सलमान वाज द बेस्ट गाय फॉर दिस और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। ये तब मिली पंजाब को उस पहले से इस इख्तलाफ की बेसिस पे थी। बाकी देखें, जो पावर में होते हैं, जो सब कुछ होते हैं, वो वैसे भी उनकी कंफर्ट लेवल और उनका एक ये भी कहा जाता है कि शायद सलमान अकरम राजा साहब हूँ, अलीमा खान साहबा हूँ, जो मोस्टली पार्टी के फैसले कर रहे हैं, दोनों नॉन इलेक्टेड हैं, दोनों पार्लियामेंट में नहीं है, और जो उनके टारगेट पे हैं सारे लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं, सेनेटर्स हैं, अरकान असम्बली, वो ये समझते हैं ये गैर पॉलिटिकल लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। ये बात को कहाँ से कहाँ ले गए, खान साहब को जाते हैं, अजीब व गरीब किस्म की बातें बताते हैं, खान साहब उनके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो ये इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की भी लड़ाई चल रही है कि कमेटी से निकल, जो वहाँ से उनको अच्छा खासे आपको पता पैसे मिल जाते थे कमेटी अलाउंसेज के, वहाँ से निकाल दिया, उनके खिलाफ फैसले करवा दिए, किसी को गद्दार डिक्लेयर करवा दिया। तो ये
तो वो कन्फ्लिक्ट भी है कि नहीं मानते, यहाँ पे इलेक्टेड लोग नहीं मानते कि नहीं आप लोग तो जीत के नहीं आ गए, हम तो जीत के बैठे, आप हमें कैसे डिक्टेट करवाएंगे? ये कन्फ्लिक्ट है, आपका ख्याल है वहाँ? बिल्कुल है रऊफ। मुझे एक बात बताएं, जब भी आप कहते हैं तहरीक चलानी है, बंदे लाने हैं, बंदा कौन लाता है? वो एमएनए लाता है, एमपीए लाता है। एक बंदा कोई लाख वोट लेके आया होता है, कोई 2.5 लाख वोट लेके आया होता है, उसने लाखों करोड़ों खर्चे होते हैं, हर रैली के ऊपर वो खर्चे करता है। और बंदे तो लीमा बीबी इकट्ठे नहीं करती, ना उनका खर्चा उठाती है, ना सलमान कर सकते हैं, ना कोई और करता है। वो तो फिर जुनेद अकबर ही करेगा, वो सोहेल आफरीदी करेगा, वो दूसरे इलेक्टेड लोग करेंगे। तो ऑब्वियसली जब पैसा भी आपका लग रहा है, जब रिसोर्सेज भी आपकी लग रही हैं, और बातें भी आपके ऊपर ही सक्सेस या फेलियर आ जाता है कि जी आप नहीं तहरीक चला सके, आप नहीं ला सके, मुकदमे भी आप भुगते हैं, आप गवर्नमेंट का प्रेशर भी भुगते हैं, आप करोड़ों रुपए का नुकसान भी भुगते हैं, आप रगड़े भी खाएं। और फिर अगर आपके सामने मैं बैठ के बात करूं, आप इलेक्टेड एमएनए और मैं रूफ आपको सियासत नहीं आती, तो आप तो दिल करेगा ना अब ये मेरा सर फाड़ें या अपना सर फाड़ें। सो ऑब्वियसली जो इलेक्टेड लोग होते हैं, मेरा ख्याल है वैसे भी लॉजिकली भी ऑल्सो उनकी अहमियत ज्यादा होती है पॉलिटिकल पार्टी में। अगर 100 वर्कर हैं, 100 वर्कर एमएनए नहीं है, 100 वर्कर एमपीए नहीं है। जो एमपीए या एमएनए है उसका एक्सपोजर ज्यादा है, उसके स्टेक्स ज्यादा है। और अगर कोई बंदा बात करे और उसको नॉन इलेक्टेड कहे कि नहीं ये तो कहीं और से इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, नहीं ये तो उनकी वजह से कर रहा है, तो जाहिर है उसका रिएक्शन आएगा। ये बिल्कुल फर्क खाली ये पीटीआई में नहीं है, कहीं भी आप देख लें। आप बाकी छोड़ें, आप लोग सबसे मिलते हो, क्या एमएनए सेनेटर्स को आपसे अपने से इंफीरियर समझते हैं कि सुपीरियर समझते हैं? इंफीरियर समझते हैं ना, क्योंकि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इन लोगों ने इलेक्ट किया होता है, वो कहते हैं यार हमने इसको इलेक्ट किया है, अब ये आके हमें बता रहा है कि तुमने सियासत क्या करनी है। डायरेक्टली इलेक्टेड आदमी, बंदा बंदी जो भी हो, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली में हो या नेशनल असेंबली हो, उसका वजन ज्यादा होता है और होना भी चाहिए। और जो पार्टीज अपने एमएनएज और एमपीएस के ऊपर अनइलेक्टेड बंदों को लाएंगे, उनका वो पॉलिटिकल कल्चर बन ही नहीं सकता। जी रबिया, ये तो बड़ी क्लियर चीज है। मालिक साहब ये बताएगा कि ये पूरी सिचुएशन में क्या खान साहब की स्ट्रैटेजी में भी हम कोई डिफरेंस देख सकते हैं? क्योंकि ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था कि वो चाहते हैं, उन्होंने मैसेज भिजवाया है कि उनके जो पुराने साथी हैं उनको जमा किया जाए, और ख़ास करके इसलिए कि शायद जो वकला क़यादत है या जो इस वक्त क़यादत है वो उनकी रिहाई में या उनको रिलीफ दिलाने में कामयाब नहीं हो सकी है। तो वाकई क्या कोई पुरानी क़यादत जो छोड़ के चले गए या जिनको खान साहब ने साइडलाइन कर दिया, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो वापस आए और वो एक्टिव हो? मैं वो अकबर वाली स्टोरी बाय नहीं करता। अगर खान साहब ने फोन करना होगा तो उसको करेंगे। जिस बंदे की पिटिशन की वजह से आज पीटीआई इस हालत में खड़ी हुई है, इंतखाबी निशान किसकी वजह से गया? वो अकबर साहब की पिटिशन की वजह से गया। अगर खान साहब ने पैगाम ही भेजना होता तो वो भेज देंगे, फवाद चौधरी को वो भेज देंगे, किसी और को, जो कम अज कम जिन्होंने पार्टी को खुद साइड पे हो गए, नहीं प्रेशर ले सके या थोड़ा सा टाइम गुजारा, पार्टी तो बंद नहीं कराई ना, पार्टी के उन्होंने इंतखाबी निशान तो नहीं कराए। और अकबर के कहने पे कौन आएगा? मुझे आप बताएं, उसके कहने पे कौन लोग इकट्ठे होंगे? कहाँ गए उस बयान के बाद? कोई आपको डेवलपमेंट नजर आई है? आई थिंक दैट वाज जस्ट अ कुक अप स्टोरी। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में, चले अगर हम एक तरह से मान लेते हैं कि पुराने साथियों को वो वापस लाना चाहते हैं और जमा करना चाहते हैं, यू थिंक ये एक बेहतर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है इस टाइम पे? बिल्कुल। देखें, ही नीड्स पॉलिटिकल एनिमल्स अराउंड हिम। इस वक्त जो क़यादत है वो या फैमिली के अंदर चल रही है जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। देखें, आप परेशान होना सियासत नहीं होती। अलीमा बीबी बिल्कुल परेशान होंगी, उज़मा बीबी बिल्कुल परेशान होंगी, नौरीन बीबी बिल्कुल परेशान होंगी, लेकिन आप उनके बयानात की नौयत देखें। इनकी एक हमशीरा ने कह दिया कि जो मार्का हक था वो तो मिलके हुआ था जी इंडिया के साथ, और मोदी के साथ प्लान था। अब ऐसी रिडिकुलस बात है कि आप उसको कमेंट भी नहीं आप कर सकते। सलमान अकरम राजा का क्या मसला है? सलमान अकरम राजा पे क्यों इतने अटैक्स होते हैं केपी से? बिकॉज आम तासुर यह है कि जी इनको अलीमा खान सपोर्ट करती हैं और इनके लगने में अलीमा खान का कसूर वो इन्फ्लुएंस था। अब जो बुशरा बीबी का कैंप है वो इसी बात पे इनको तलता है, पंजाबी या दूसरा छोड़ दें, इसी बात पे तलता हो ये तो अलीमा खान ग्रुप के हैं। सो ये इतनी ज्यादा इनकी डिविजन्स हैं। आप मुझे आज बताएं, जो सेंसिबल पॉलिटिशियंस थे उनमें मखदूम साहब थे, वो लाहौर में अरेस्टेड हैं, एजाज चौधरी वगैरह वो जेल के अंदर हैं। आप भले जो मर्जी नुक्स निकाल लें फवाद में या सब में, क्या फवाद सियासत समझता है? फवाद चौधरी बिल्कुल समझता है। इस तरह के कई लोग जो हैं जो सियासत समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पॉलिटिशियन बेहतरीन लॉयर्स को
उन्होंने वीक पॉलिटिशियंस में कन्वर्ट कर दिया। वो वकील ना उनकी वकालत का फायदा रहा है और सियासतदानों का फायदा अच्छा नहीं मालिक हो साहब, थोड़ा मौजूदा हुकूमत पे आते हैं सर। बड़ा आपने तफसील से, बहुत खूबसूरती से आपने पूरा ये पीटीआई के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बयान किए हैं। वो जो एक यकदम इतना बड़ा एक बम शेल आया था, लगता था आसमान गिर गया है, बस रातों रात बहुत कुछ होने वाला है, वो खामोशी छा गई सर। मोहसिन नकवी साहब ने जो फरमाया था कि जनाब के ये सिस्टम नहीं चल रहा और बस इसके बाद ये शहबाज सपीड भी बेकार है, फलाने भी बेकार है, मरियम साहबा का भी कुछ नहीं बन रहा, सुलह हो गई है, खामोशी पक्की है। उन्होंने कहा जी 5 साल वजीर आजम रहेंगे, मैं भी वजीर दाखिला रहूंगा। अपनी इंश्योरेंस ले ली मोहसिन नकवी साहब ने कि आपने वजीर आजम रहना है तो फिर वजीर दाखिला मैं हूं, जो उनका मतलब इस्तीफा मांग रहे थे वजीर दाखिला साहबा का। तो अंदर की क्या खबर है? वो कहते हैं ना, अंग्रेजी का मुहावरा आपसे बेहतर कौन जानता होगा सर, कि लल बिफोर स्टॉर्म, ये लल बिफोर स्टॉर्म है या बाकी स्टॉर्म है सेटल्ड? पहली बात तो यह है कि देयर इज नो लल। अच्छा, पूरी भरपूर कार्रवाई हर तरफ हो रही है। आप देखिए रोज बहस पूरे मुल्क में क्या चल रही है, वही चल रही है ना कि क्या होगा। अब तो ये बहस हो रही थी क्या पहले लोकल गवर्नमेंट आएगी या पहले सूबे आएंगे, कि पहले सूबे आएंगे। सूबे तो भैया बनने हैं। और मोहसिन नकवी साहब के बयान में और अगले दिन उनको डीजीआईएसपी उस बयान को सेकंड करते हैं, तो ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। देयर इज अ सीक्वेंस टू इट, देयर इज अ पैटर्न आपके टू दिल इट। पे तो छुरियां चल रही होंगी मालिक भाई सुन के सूबे बनेंगे साउथ में। क्यों बनेंगे? मेरा ख्याल है आप लिया से चीफ मिनिस्टर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप कह रहे हम तो मैंने आपको उस दिन कहा था, हम तो आगे, मैंने जिंदगी में कभी जाली वोट नहीं डाला, लेकिन मैं लिये में आगे जाली वोट डाल दूंगा आपके लिए। आपका डेरे गाजी खान में डलवाएंगे। आपको पता है मैं क्यों कह रहा हूँ, वहां ज्यादा रूट्स हैं आपकी। अच्छा सर जी, आप कह रहे थे कि नहीं स्टॉर्म चल रहा है, सो स्टिल देयर इज ए प्लानिंग है, तो मतलब हुकूमत राजी है, जरदारी साहब कराची के लिए राजी हो जाएंगे पीपल्स पार्टी? वो तो कनाल नहीं निकाल सके थे सर, पूरा सिंध बंद कर दिया था उन्होंने, याद है पिछले साल कनाल की वजह से जो यहाँ पे चोलिस्तान में निकाल रहे थे। कैनाल्स पे रऊफ, थोड़ा सा हम इसको पर्सपेक्टिव में रखें। कैनाल्स पे कब बोली है पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी कैनाल से पहले नहीं बोली। पीपल्स पार्टी बोली जो वहां के कॉन्फ्रेंस थे, नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इशू बहुत गर्म कर दिया। उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी, सड़कें रोकनी शुरू कर दी। इन्होंने कहा ये तो इशू हाईजैक हो गया, तो अब अगर इस इशू को नेशनलिस्टों को हमने हाईजैक करने दिया तो ये तो बहुत बड़ा पॉपुलर इशू ले जाएंगे, नैरो वाला। उस वक्त पीपल्स पार्टी आई है। पीपल्स पार्टी ने पहले, सूबा तो ज्यादा मालिक भाई, ज्यादा सेंसिटिव इशू है सिंधीज के लिए। वो तो आप समझती हैं कि सिंध को इस तरीके का हैदराबाद कराची अलहदा कर दो, बाकी सिंध अलहदा मान लेंगे? क्यों नहीं? आप इस तरह क्यों नहीं सोचते? साउथ सिंध, नॉर्थ सिंध, सेंट्रल सिंध, वेस्ट सिंध, ये वो जिसका कहते हैं ना नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, ये नाम आपने तजवीज कर के दिए लगता है मालिक भाई। ये नहीं, पंजाब के सिंध के नाम रहेंगे, जिस तरह बन गया है पंजाब भी तो हो सकता है ना कल को। साउथ पंजाब, जनूबी, शुमाली, सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, सब कुछ। अच्छा मालिक भाई, जरा इसी पे बताइएगा। मेरा ख्याल हम ज्यादा आपके पास अंदर की बड़ी खबरें होती हैं कि मौजूदा क्या आपको क्या लग रहा है, क्योंकि 85 के बाद किसी ने 5 साल पूरे तो नहीं किए, शहबाज शरीफ साहब का क्या लग रहा है? लोग जो आपसे पूछते हैं, सबसे पूछते हैं कि क्या बनेगा, ये 5 साल पूरे करेंगे शहबाज शरीफ साहब अपने? मेरा ख्याल करेंगे। अगर कोई मियाँ साहब, कोई मरियम को प्राइम मिनिस्टर बनाने की ख्वाहिश में कोई इंटरनल मूव ना हुई तो बिल्कुल पूरे करेंगे। और लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जब अगले इलेक्शन होंगे तो ये आप रूफ लिख लीजिए कि सूबों की हैयत वो नहीं होगी अगले जनरल इलेक्शन में जो आज है। अच्छा, ये मुख्तलिफ हो जाएगी या बता रहे हैं? अच्छा सर, ये थोड़ा सा आगे एक आपसे पूछ लेते हैं कि इस दफ़ा जो अवार्ड्स आए हैं, आपने भी पढ़े होंगे, देखे होंगे, मोस्टली जो लिस्ट को देखें, लायंस शेयर हैज़ गॉन टू पंजाब। मतलब आपको हर फील्ड में वो लगता है कि सिर्फ पंजाब के हमारे लोग जो हैं, दोस्त जो हैं, वही काबिल हैं। कोई भी फील्ड उठा के देख लें। तो सबसे बड़ा एतराज़ किया गया है कि वॉर एंड टेरर जो है वो लड़ी जा रही है खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में। वहाँ के बहादुर पश्तून हूँ, वहाँ बलोच हूँ, या वहाँ पे लोकल लोग, लोकल पुलिस, जब पंजाब से गए हुए अफसरान जो हैं वो बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं वहाँ पे बलूचिस्तान में स्पेशली। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं पश्तून एंड अदर्स जो हैं, दे आर ऑफरिंग देयर लाइव्स एंड फाइटिंग अगेंस्ट द टेररिस्ट। लेकिन जो लिस्ट बनाई है वज़ीर आज़म साहब ने अप्रूवल दी है, एहसन इकबाल साहब ने उस कमेटी के सरबराह हैं, उसमें ना बलूचिस्तान के कोई गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ना उसमें ये खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान या एहलकारों का नाम है। गैलेंट्री अवार्ड जो है वो पंजाब के अफसरान को दे दिए गए हैं। सर, हाउ डू यू सी दैट?
यार इससे बड़ी ट्रेजिक बात क्या होगी कि जो नेशनल अवार्ड्स हों वो बजाय आपकी इज्जत बढ़ाने का सबब बने, वो आपकी इज्जत घटाने का सबब बन जाए। मुझे तो दुख होता है लोगों के लिए जो जेन्युइनली अवार्ड्स को मेरिट पे जिनको मिलता है, चाहे उसमें एकेडमिया के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, दूसरे हैं, जो सारी सारी जिंदगी एक अचीवमेंट लेते हैं और बड़े फख्र से ये बताते थे कि जी मेरे दादा को ये अवार्ड था, मेरे वालिद साहब जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, ये चीजें थी। जो पिछले आप 2-3 अवार्ड्स देख लीजिए, 4 देख लीजिए यार, यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स ने अपने आप को अवार्ड दिलवा दिए हैं। जो सरकारी नौकरी में बैठे हुए हैं, कोई एडिशनल सेक्रेटरी है, कोई सेक्रेटरी है, उसको भी अवार्ड मिल गया, फलाने को मिल गया, पीएमओ ऑफिस में सबको अवार्ड्स मिल गए। ये अवार्ड्स तो खुदा कसम अब मतलब कि इतने दुख की बात है कि ये अब इज्जत के बजाय जिल्लत का सबब बनते जा रहे हैं। मतलब कि लोग मजाक उड़ाते हैं, अच्छा तू भी अवार्ड ले लिया, अच्छा तानू भी मिल गया। सो ये दुख की बात है। मैं तो अवार्ड्स पे बात ही नहीं करता, यकीन मानेंगे, बिकॉज ये किसी मुल्क में सिविलाइज दुनिया में जाए। नहीं मालिक ये बताइए, ये जो वजीर हैं, मतलब वजीरों को एक कल्चर आ गया 2008 के बाद, मैंने देखा है ज्यादा आया है कि वजीरों को दर्जनों को दे दिया जाता है, फिर ब्यूरोक्रेट्स को ले लिया जाता है। सहाफ़ी अब हम बात करेंगे तो लोग हमें कहेंगे कि आप मतलब सहाफ़ियों का, ब्यूरोक्रेट्स का या वजीरों का, इनका क्या काम है? डॉक्टर्स को दें, अदब को दें, लिटरेचर को दें, पुलिस वाले बेचारे फील्ड में जाते हैं, साइंटिस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं, यस दे डिजर्व इट, हमारे फौजी हैं और बहुत सारे इस तरह बरून मुल्क वाले हैं। मतलब इतने सारे अवार्ड जहां से हम सहाफ़ी भी घुस गए हैं सर, इसमें आपके मतलब ब्यूरोक्रेट और वजीर भी घुस गए सर। आप दें, आप हर कैटेगरी में दें, मेरिट पे दें, लोगों को नजर आए कि इसको मेरिट पे मिला हुआ है। अब एक कोई सेक्रेटरी साहब है, फेडरल सेक्रेटरी साहब है, उनको मिल गया काम करने पे अवार्ड। मतलब कि कोई ऐसी अचीवमेंट होना कि किसी ने उठा के पता नहीं कोई मिनिस्ट्री को कहाँ से कहाँ को इनिशिएटिव की हो, मैं को अच्छा यार चलो जी इसको एक्सीलेंस अवार्ड मिल गया, फलाना मिल गया। तो इन अवार्ड से तो बात करना ही अब लिटरली वक्त का ज़िया है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज दे हैव बिकम मीनिंगलेस हो गए अवार्ड्स। पाकिस्तान में मजाक बन गया, शर्म आती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद मालिक हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल में हम बात कर रहे थे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। एक तरफ जो है वो पीटीआई ने तहरीक का जो है वो ऐलान किया हुआ है 27 सितंबर की, तो दूसरी तरफ कुछ मुज़ाकरात की भी बातें हो रही हैं। और आज सेनेट इजलास में भी जो है वो खान साहब की हेल्थ के हवाले से जो है वो आवाज़ उठाई गई और फिर हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से भी कहा गया कि एक ही हल है और वो बातचीत के ज़रिए ही निकाला जा सकता है। तो क्या रास्ता अपनाया जाएगा और क्या चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि वाकई बातचीत जो है वो जीत जाती है, या फिर तहरीक एक बड़ी तहरीक जिसका क्लेम किया है कि 20 लाख लोगों को लेकर आएंगे सुहेल आफरीदी साहब, वो हम अपने सामने होता हुआ देखते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नेशनल अवार्ड्स के हवाले से, और इन अवार्ड्स को लेकर जो कि 14 अगस्त को अनाउंस होते हैं और फिर 23 मार्च को अगले साल जो है ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। इन अवार्ड्स को लेकर पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है वो देखा जाता है कि ये आखिर किस क्राइटेरिया पे जो है वो बेस्ड है। मैं चाहूँगी क्लासा साहब भी जो है वो अपने 2 सेंट्स दें इस पर। क्लासा साहब, एक लंबा अरसा आपने इस फील्ड में गुजारा है और जो है वो आपने हर दफ़ा देखा होगा कि ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। क्या क्राइटेरिया चेंज हो गया है आपके ख्याल में? इतना ही क्रिटिसिज्म पहले भी आता था या अब जो है वो क्रिटिसिज्म आने लगा है? और वाकई क्या क्राइटेरिया लॉयल्टी बेस्ड आपको नज़र आता है या मेरिट भी आपको कहीं दिखाई देता है इसमें? ये बड़ा एक अहम सवाल है, और जब सियासी हुकूमतें आती हैं तो उस वक्त ये मेरिट और ये चीज़ें जो हैं अपनी अहमियत खो जाती हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी एक कोशिश होती है कि वो किसी के साथ सिफारिश करवा ले, अप्रोच करवा ले और उसको अवार्ड ले ले। एक अवार्ड की कमेटी बनी हुई है जिसके एहसन इकबाल साहब उसको प्रिजाइड करते हैं, और ये तवक्को की जाती है कि एहसन इकबाल साहब जो है फेडरल मिनिस्टर हैं, पावरफुल मिनिस्टर हैं, वो इन तमाम चीज़ों से मावरा होंगे। लेकिन होता क्या है कि कैबिनेट में या पार्लियामेंट में या ब्यूरोक्रेसी में हर किसी के तल्लुकात हैं, हर कोई किसी दूसरे से काम ले रहा होता है। मतलब एज ए मिनिस्टर, एज एक पार्लियामेंटेरियन आप ब्यूरोक्रेट से भी काम ले रहे होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो पुलिस वाले हों, वो आपके पीएस के अफसरान हों, सेक्रेटरीज हों। इन मौक़ों पे फिर ये तमाम जितने भी ये सर्विसेज के ये मतलब महकमे होते हैं, इनकी कोशिश होती है कि जनाब हम अपने कुलीग्स हैं, बैचमेट्स हैं, यार दोस्त हैं, हम इनसे आगे बढ़ जाएं और हम कोई 2 तमगे ले रहे हैं। उसका नतीजा ये निकलता है जो अहम पोस्टों पर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हुकूमत के लिए की समझे जाते हैं, वो इन मौक़ों पर अपने आप को
आगे लाते हैं और लॉबिंग करते हैं, और हुकूमतों के लिए, वजीरों के लिए मुश्किल हो जाते हैं उनको रजिस्ट करना, क्योंकि इन्होंने उनसे भी अपने काम करवाने। काम करने का मतलब मेरा ख्याल आप समझ रही होंगी। लिहाजा 2008 के बाद हमने देखा है कि ये एक नया कल्चर आना शुरू है कि ब्यूरोक्रेट्स की बहुत बड़ी तादाद आना शुरू हो गई है, फेडरल सेक्रेटरीज की। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छे भी होंगे, यकीनन काबिल भी हैं। फिर इसमें उन्होंने फिर वजीर आना शुरू हो गए, दर्जन दर्जन वजीरों ने आना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे जैसे सहाफ़ी जो हैं वो आना शुरू हो गए। फिर हमने देखा जनाब के इधर से कुछ सोशल सर्विस वगैरह वटेवर। सो इन चीज़ों का नुकसान ये होना शुरू हुआ कि जो अभी मालिक बात कह रहे थे, जो जेन्युइन किस्म के लोग भी हैं, एक दौर था 2008 से पहले मैं कहूँगा जो मैंने इस्लामाबाद में देखा है, जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलता था, तमगा शुजात मिलता था, तमगा इम्तियाज़ मिलता था, लोग उसको रश की निगाह से देखते थे। बड़े बड़े एक्टर्स, परफॉर्मर्स, अदाकार, राइटर्स, अदीब, बड़े शायर उनको मिलता था, तो हम उनको बड़े आस से देखते थे। और वाकई मतलब हमें लगता था उसका एक आपको वो ऑरा फील होता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब तो आपको मतलब याद ही नहीं है पिछले साल किसको मिला है या किसको नहीं मिला। इतने सारे आपने अवार्ड्स कर दिए हैं। पहले आप होते थे 3-4 परफॉर्मेंस अवार्ड देते थे, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बड़ा अवार्ड है वो, आप उसमें मतलब यकदम इतने सारे लोग डालना शुरू कर दिए। फिर उसमें हम सहाफ़ी चलेगा, फिर नाराज़ हो जाएंगे, यार दोस्त फिर ताने मिलेंगे क्योंकि आपको मिलता, भाई हमारी तो ये लाइन ही नहीं है अवार्ड्स वाली, हमारी हरकतें नहीं हो, ना हमें मतलब हमारे जैसों को मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जब लेते हैं, जो मालिक कह रहा था, समझ नहीं आती कि इनके साथ आपने अफसोस का इजहार करना है या इनको मुबारकबाद देनी है। इतने जूनियर लोगों को मिलना शुरू हो गए हैं, फिर लॉबिंग होती है, फिर तलोकात यूज़ किया। मुझे एहसान इकबाल साहब से शिकायत है कि प्रोफेसर साहब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, ये जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, मतलब रेवन्यू की तरह बांटे जा रहे हैं, जो बंदा आता है जाता है सबको दिए जा रहे हैं। हमारी सराय की साइड पे कहा जाता है कि ये वो पीर हैं जो उनसे दुआ कराने जाए बच्चे के लिए बेटा देते हैं, मतलब एहसान इकबाल साहब ये कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो डिजास्टर हुआ है, मतलब इट्स ए नेशनल शेम कि आपने गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं, सारे पंजाब में दे दिए कि ये नहीं पंजाब के पुलिस वाले बड़े बहादुर हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा है, जो आपका बलोचिस्तान है, जहाँ पे वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, इन द लाइन ऑफ फायर हैं। पंजाब से कोई पुलिस अफसर जाता नहीं है बलोचिस्तान में अपनी ड्यूटी देने, और यहाँ से बड़े बहादुर अफसरान गए हैं पंजाब के जो वहाँ ड्यूटियाँ दे रहे हैं, उनकी जान पे बनी रहते, सुबह निकले शाम को वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसे खैबर पख्तूनख्वा देखे, अभी हमने बन्नू के उनको देखा है, वहाँ पे DPO साहब को देखे ऑपरेशन करते, दीर में देखे, पूरे के पूरे आप उसको देखें। आपको ज़्यादा अवार्ड जो हैं आपको बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सिपाहियों को, उनके अफसरान को, एहलकारों को देने, आपने उठा के सारे पंजाब में दे दिए। और एहसान इकबाल साहब से पूछे, कहते उन हुकूमतों ने हमें ये रिकमेंड नहीं किया। भाई उन्होंने नहीं किया तो आप मंगवा लेना, आपको नहीं पता, मोहसिन ये नकवी साहब को नहीं पता। या फिर प्राइम मिनिस्टर ने कैसे उस ये लिस्ट की अप्रूवल दे दिया जिसमें उस खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अफसरान और उनके सिपाही शामिल नहीं है, कैसे कर लिया आपने? तो मेरी असल शिकायत जो है ना, इन अवार्ड है, यस, इन मुझे जो अगर पूछें कि मुझे किसी से शिकायत करनी है, मैं एहसान इकबाल साहब से करूंगा कि आपके जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगी थी और आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हुए। खैर उनकी मेहरबानी, जब हमने पॉइंट आउट किया, उन्होंने दोबारा ट्वीट किया जनाब कि हम मंगवा रहे हैं वहाँ से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से। उन्होंने कहा जनाब कि उनके IGs ने, सेक्रेटरीज ने, चीफ मिनिस्टर ने हमें रिकमेंडेशन नहीं भेजी। दाद वैसे उनको भी बनते सलूट, मतलब ना आपके बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को ये कंसर्न है, ना वहाँ के IG को है, ना चीफ सेक्रेटरी को, ना होम सेक्रेटरी को कि हमने अपने अफसरान की, पुलिस वालों को या दीगर की लिस्ट भेजनी है, ना खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, ना चीफ। मतलब आप जरा अंदाजा करें, जो जाने दे रहे हैं उनके लिए किसी के पास टाइम नहीं है, किसी ने जिक्र नहीं किया। दे वर सो लेट डाउन, दे वर सो डिप्रेस्ड। ये मेरी को लेकिन ये तो क्लासरा साहब उसी डिस्कनेक्ट की एक एग्जांपल है ना, जिसकी हम बात करते रहते हैं बलूचिस्तान और KP प्रोविंस में। उन्होंने दे कुडंट बी बॉदर्ड कि वो जो है वो नाम भेजें। मैं इनकी इससे बड़ा कोई इंडिफरेंट हो सकता है? जाने दे रहे हैं यार, उनकी फैमिली से पूछें जरा, उनके बच्चों से देखें। जब हम उनके जनाजे देखते हैं जो अपनी लाइफ दे रहे हैं, हमारे मतलब उसमें हमारे फौजी भाई दे रहे हैं, हमारे या सिपाही दे रहे हैं, हमारे पुलिस अफसरान दे रहे हैं। बलोचिस्तान इज द मोस्ट हिट। आप अंदाजा कर सकते हैं कितना फियर फैक्टर होगा उनकी फैमिलीज में। ये कितने बड़े ब्रेव हार्ट हैं जो फील्ड में खड़े हुए हैं, जिनको ये नहीं पता सुबह निकले शाम को वापस आएंगे नहीं आएंगे। मोस्टली के घर या पंजाब से जो गए उनकी फैमिलीज का क्या असर होगा? आप इतना नहीं कर सकते? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, होम सेक्रेटरीज, IGs, मोहसिन नकवी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, एहसान इकबाल साहब, कि आप उनसे खुद मंगवा लें भाई। उन्होंने भी बात नहीं किया कि क्योंकि KP के और बलोचिस्तान के वजीर आला, IG, होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ने नहीं भेजी तो हमें क्या बात करें? ये आपके मुल्क की रूलिंग एलीट है, ये एहसान इकबाल साहब हैं, ये मोहसिन नकवी साहब हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं आपके।
इट्स ए शॉकिंग, इट्स ए शेम आई मस्ट से कि आपने ये मतलब इस तरीके से अपने हीरोज को ट्रीट करते हैं ये, और सारे उठा के पंजाब में दे दिए, सारे बहादुर पंजाब में रहते हैं जनाब। ठीक, जहां आपकी अपनी हुकूमत है वहीं जो है वो आपने सारे अवार्ड्स दे दिए हैं, जबकि कौमी अवार्ड है, ये नेशनल अवार्ड है, और इसकी टक्के की इन्होंने इज्जत नहीं रहने दी कि जिसको मिलता है वो मुंह छुपाता फिर रहा है। अब इसकी तादाद कम करें, इसकी तादाद कम करें, बहुत सारी कैटेगरीज निकाल दें। मैं तो माजरत के साथ नाराज हो जाएंगे, मैं माफी मांगता हूँ जनाब पहले ही इनसे, मतलब सहाफियों को इसमें से निकालें, इसमें से ब्यूरोक्रेट्स को निकालें, इसमें से आप सियासतदानों को निकालें, इसमें से वजीरों को निकालें। अवार्ड्स उन लोगों के हैं कोई लिटरेचर के लिए, अदब के लिए, कोई आपकी परफॉर्मेंस के लिए, और ये एक्सक्लूसिव एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस पे है, ये रूटीन ड्यूटी के लिए ये अवार्ड्स नहीं है। तो मतलब जिनको अवार्ड दिए भी जा रहे हैं, इन्होंने टक्के टोकरी कर दिया है, मतलब ये इस तरह करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को दिए जाते हैं। ये 5-6 कैटेगरीज खत्म करें। हमारे जैसा खुशामदीद तबलची पहुंच जाते हैं और एक वजीर के साथ मेरी दोस्ती हो गई, उसने फोन, ऐसे इकबाल साहब से मुझे है कि अगर आपने इस तरह करने थे तो जितनी आपके दौर में इसकी बेतुकीरी हुई है किसी के दौर में नहीं हुई। जरा सुन लें जरा जो कुछ हो रहा है, इतने सारे अवार्ड्स, और में बंदर पार्ट रेवने भी ऐसे नहीं बांटते लोग जैसे आपने बांट दिए हैं। और बेचारे जेन्युइन लोग भी हैं इसमें लिस्ट में, जेन्युइन, बिल्कुल। अब उन जेन्युइन लोगों से भी लोग ये सवाल करते हैं। चले लेट्स सी हमारी आवाज उठाने पे जो है वो कितना एक्शन जो है वो लिया जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि वापस इसको रिव्यू करने के लिए जो है वो लिस्ट मंगा ली गई है, लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी जो है ओवर द ईयर्स, जैसा कि क्लासरा साहब ने कहा कि वो जो है क्रेडिबिलिटी बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी है। जितने ज़्यादा अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और जिस तरह से कोई मेरिट जो है वो नहीं रखा जा रहा, उसकी वजह से ओवर द ईयर्स ये नेशनल अवार्ड्स जो कौमी अवार्ड्स हैं तमाम लोगों के लिए ऑल ओवर द पाकिस्तान, उसको बिल्कुल पंजाब में जो है वो आपने महदूद करके रख दिया और सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जो हैं वो वहीं से नज़र आए हैं। आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।